हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन वन वे, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं सीडीपी के 30 क्वेश्चन जो 6 जनवरी 2022 को हुई थी पेपर 2 का। उसी 30 क्वेश्चन को लाए हैं, जिससे एक एक करके विस्तार से हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी द्वारा दी गई त्रुटियों के प्रत्युत्तर के लिए सर्वाधिक प्रभावी योजना क्या है। मतलब एक विद्यार्थी जो है कक्ष में त्रुटि युक्त जो है प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं, तो उसमें सर्वाधिक प्रभावी योजना क्या हो सकता है। बिना किसी टिप्पणी के अंक प्रदान करना। अध्यापक जो है बिना किसी टिप्पणी के जो है बिना किसी कहे जो है उसको कम अंक दे देना, ये गलत है, ये प्रभावी योजना नहीं है। ठीक है। सीधे तौर पर बच्चे को उत्तर बताना, ये भी गलत है। हम जो है सीधे तौर पर बच्चे को उत्तर नहीं बता सकते हैं। विद्यार्थी को दूसरे के समक्ष तिरस्कृत करना, ये तो गलत है, क्योंकि विद्यार्थी को जो है दूसरे के सामने जो अपमान करना, ये जो है क्या है, गलत है। ठीक है। चौथा में क्या, विद्यार्थी को प्रश्न हल करने की प्रक्रिया पर चिंतन करने के लिए करना, ये जो है सही है, क्योंकि हम लोग जो है विद्यार्थी को कहेंगे, अध्यापक विद्यार्थी को कहेंगे कक्षा में कि आप जो है प्रश्न पे जो है बहुत अच्छे से चिंतन कीजिए और उनके जो है प्रक्रिया हल करने की प्रक्रिया पर अच्छे से जो है उसका समाधान कीजिए। ये जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है। ये हो गया पहला नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है दूसरा नंबर हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है कथन और कारण वाला पूछ दिया है। अभी कथन और तर्क वाला पूछा है कि अर्थपूर्ण अधिगम के लिए जरूरी है कि बच्चे समझे कि उन्हें प्यार व सम्मान दिया जा रहा है। किसी चीज़ को समझना है, किसी चीज़ के अर्थ को समझना है, तो बच्चे को जो है प्यार व सम्मान दिया जा रहा है, ये तो सही है ऑप्शन। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। दूसरा क्या है, अधिगम में संवेग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सीखने में जो है संवेग जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये भी सही है। और प्यार और सम्मान जो है ये क्या है, संवेग ही है। ठीक है। तो इसलिए जो है ए और आर जो है दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है। और आर जो है ए का व्याख्या करता है, आर जो है ए का क्या करता है, व्याख्या करता है। ये वाला ऑप्शन देखते हैं किसमें है, ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या नहीं है ए का, ये तो गलत है। जबकि आर जो है सही व्याख्या करता है ए का। ए और आर दोनों गलत है, ये तो गलत है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है सही व्याख्या करता है ए का, ये सही है। ठीक है। ए और आर दोनों सही है और आर जो है सही व्याख्या करता है ए का। ए सही है लेकिन आर गलत है, दोनों ये गलत है। दोनों सही है और आर जो है तर्क आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है प्यार व सम्मान जो है संवेग में ही आते हैं। ठीक है, इसको हम समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक बालक, इसको और जूम कर देते हैं थोड़ा सा, इसको देखते हैं। एक बालक को 20 भूरे रंग के लकड़ी के मानके 20 जो है क्या दिया, 20 जो है भूरे रंग के लकड़ी के मानक दिए और 2 सफ़ेद रंग के, और 2 जो है क्या दिए हैं, सफ़ेद रंग के, 2 जो है सफ़ेद रंग के दिए हैं। लकड़ी के मानक दिए जाते हैं। बालक से पूछा जाता है कि तुम्हारे पास लकड़ी के अधिक मानके हैं या भूरे के अधिक मानके हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है ये पूछे जाते हैं बच्चे से कि तुम्हारे पास किस रंग के जो है ज़्यादा मानक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 20 रंग के भूरे जो है, भूरे रंग के मानक जो है सबसे अधिक हैं। तो बालक कहता है भूरे रंग के मानक के जो है अधिक है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बालक कौन सी अवस्था में है। अच्छा, ये पूछा जाता है कि बालक के जो है कौन सी अवस्था में है। तो हम लोग जीन पियाजे के जो है कितनी अवस्था पढ़े हैं, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के 4 अवस्था पढ़े। पहला है संवेदी पेशी अवस्था, दूसरा में है पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, तीसरा में है मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था और चौथा में है अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था। पहला का जो होता है 0 से 2 वर्ष होता है, दूसरा जो होता है 2 से जो है 7 वर्ष होता है, तीसरा जो होता है 7 से 11 वर्ष होता है और चौथा जो होता है 11 से लगभग जो है 18 वर्ष तक होता है। तो यहाँ पे पूछता है कि जीन पियाजे ने जो भूरे रंग को जो देख के बताया कि भूरे रंग की संख्या अधिक है, तो ये किस अवस्था में होता है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं हम लोग, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था सही है, क्योंकि बच्चे जो है पूर्व जो देखते हैं वो उसी को सीखते हैं, वो हो गया पूर्व संज्ञानात्मक। अमूर्त मतलब होता है बिना देखे जो है उसके बारे में सीखना, ये तो गलत है। मूर्त संज्ञानात्मक इसमें देख के सीखा जाता है, लेकिन यहाँ पे जो है सामने में दिखाया नहीं गया है, इसलिए ये मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था नहीं है। संवेदी पेशी अवस्था, क्योंकि बच्चे को छू के सिखाया जाता है, ये जो है संवेदी पेशी अवस्था जो है नहीं है। इसका जो है पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, क्योंकि पूर्व में जो बच्चे सीखी थी, क्योंकि 20 जो है भूरे रंग के हैं, वही 20 जो है अधिक है, इसलिए जो है ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा कथन आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। आंतरिक अभिप्रेरणा मतलब खुद से सीखना,
है ना, खुद से सीखना, क्योंकि जो है वो जो अंदर से सीखा जाता है ना, जो अंदर से करने में आनंद प्राप्त होती है वही है आंतरिक अभिप्रेरणा। ठीक है, अब ये क्या है, इंटरनल मोटिवेट इसको इंग्लिश में कहते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, देखते हैं, मैं ये कार्य इसलिए करूँगा ताकि दूसरों में मेरी अच्छी छवि बने, ये तो गलत है। मैं इसलिए ये कार्य नहीं करता हूँ क्योंकि जो है मैं दूसरे के सामने में जो है मेरी अच्छी छवि बने। मैं ये कार्य करूँगा क्योंकि मुझे इसे करने में आनंद आता है, ये सही है। ठीक है, मैं सज़ा से बचने के लिए ये कार्य करूँगा, ये गलत है। सज़ा से बचने के लिए जो है कार्य नहीं करना है। मैं प्रशंसा पाने के लिए कार्य करूँगा, मैं प्रशंसा पाने के लिए भी कार्य नहीं करूँगा। तो ये जो है आंतरिक अभिप्रेरणा वो होती है जो कार्य आनंद देता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आंतरिक कार्य कहते हैं। ये ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5वां में आते हैं हम लोग, बाल विकास के समकालीन परिप्रेक्ष्य। समकालीन क्या होता है, समकालीन परिप्रेक्ष्य होते हैं वैसे परिप्रेक्ष्य जिसमें बालकों को सामाजिक और सांस्कृतिक के वातावरण के अनुसार उसको जो है ज्ञान दिया था, वही है सामाजिक परिप्रेक्ष्य, समकालीन परिप्रेक्ष्य। तो समकालीन परिप्रेक्ष्य वैसे परिप्रेक्ष्य जिसमें सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में रखकर बालकों को ज्ञान प्रदान की जाती है। तो ठीक है, इसमें ऑप्शन देखते हैं, बच्चे को एक जैविक प्रवर्ग के रूप में देखते हैं, ये गलत है। ठीक है, बच्चे को एक दैहिक के सत्व के रूप में देखते हैं, ये गलत है। अगला है, बालावस्था को विशिष्ट सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना में मानते हैं, ये सही है। इसमें सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना के रूप में मानते हैं समकालीन परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, ये समकालीन परिप्रेक्ष्य में ये वाला सही है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट है दूसरा, चौथा है, बालावस्था को विशिष्ट चरणों में विभाजित मानते हैं, ये गलत है। समकालीन परिप्रेक्ष्य में जो है सिर्फ सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना को ही मानते हैं। ठीक है, इसको हम लोग समझ गए। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। छठा क्वेश्चन क्या है, समस्या समाधान में निम्न में से कौन सा अवरोधक है। समस्या समाधान में कौन सा जो है अवरोधक है जो अवरोध डालता है। ठीक है, पहला है प्रक्रियात्मक अवंता, ये सही है। दूसरा, साधन लक्ष्य विश्लेषण, साधन लक्ष्य विश्लेषण ये जो है गलत है, साधन लक्ष्य विश्लेषण गलत है। पक्षगामी कार्य युक्ति गलत है। ये सहानुभूतिक, ये भी क्या है, गलत है। समस्या समाधान में सहानुभूति का कोई योगदान नहीं होता है, पक्षगामी का भी कोई योगदान नहीं होता, साधन लक्ष्य का भी कोई योगदान नहीं होता, ये जो है अवरोधक है। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन जो है प्रक्रियात्मक अवंधता जो है वो क्या रहेगा, सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट 7वां में हम लोग आते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है, रचनावादी संरचना में बच्चे को किस रूप में दिखाता है। रचनावादी संरचना बोलते हैं जिसमें बच्चे को एक निर्माणकारी कार्य के रूप में सिखाया जाता है। रचनावादी, जैसे कक्षा में बच्चे को जो है पढ़ाते पढ़ाते उसको टेस्ट लेना है ना, उसको निर्माण करना जो है वही संरचना है। रचनावादी संरचना उसी को कहते हैं। एक समस्या समाधान करता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक, ये सही है। एक समस्या के समाधान करता मतलब समस्या का समाधान करता है विद्यार्थी, और एक वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में उसे खोजता है। दूसरा है एक सामाजिक प्राणी जो निष्क्रिय अभिकारी है, ये गलत है। विद्यार्थी कभी भी निष्क्रिय नहीं होते हैं। ठीक है, अगला है तीसरा में एक जैविक प्राणी जो उच्च श्रेणी की नैतिकता के साथ जन्मा है, ये गलत है। कोई भी विद्यार्थी, कोई भी बालक जो है जैविक प्राणी जो उच्च श्रेणी की नैतिकता के साथ जन्म नहीं लेता है। चौथा में ब्लैंक स्लेट जिसका पूरा जीवन की तरह अपने अनुभव से आकार लेता है, ये भी जो है गलत है। जिसमें जो है बच्चे जो है एक समस्या को समाधान करते हुए जो है उसको क्या करते हैं, अन्वेषक मतलब सीखते हैं। इसको हम समझिए। नेक्स्ट 8वां में हम लोग आते हैं। 8वां क्या है, फिर जो है 8वां जो है कथन और कारण वाला क्वेश्चन पूछ दिया है। ठीक है, एक संरचनात्मक अध्यापिका जो है मतलब एक अध्यापिका कक्षा में है, ठीक है, जो कक्षा को संरचना कर रहा बच्चे को बना रहा है। कोई ज्ञान के लिए विविध स्रोतों को खोजने के लिए सिर्फ पाठ्यपुस्तकों पर निर्भर ना रहने के लिए प्रोत्साहित करेगी। ये जो है कथन सही है, क्योंकि जो है एक संरचनात्मक अध्यापिका जो है केवल पाठ्यपुस्तक पर ही निर्भर नहीं रहता है, मतलब किताबी ज्ञान पर निर्भर नहीं रहता है। ठीक है, ये तो ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, दूसरा क्या है, अधिगमकर्ता सक्रिय रूप से अधिगम के लिए इच्छुक होते हैं और फलस्वरूप अध्यापिका और विद्यार्थी परस्पर सहयोग से अधिगम की संरचना करते हैं, ये भी सही है। क्योंकि अधिगमकर्ता जब भी होते हैं वो शिक्षक और विद्यार्थी के बीच परस्पर सहयोग से ही सीखते हैं। तो कथन ए और कारण आर जो है दोनों सही है, और आर जो है ए का क्या करता है, व्याख्या करता है। तो ये वाला ऑप्शन देखते हैं किसमें है, ए और आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या करता है ए का, ये तो ऑप्शन सही है। ए और आर दोनों गलत है, ये गलत है। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है, ये गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ये गलत है। जबकि आर जो है ए का क्या करता है, सही व्याख्या करता है। ठीक है, इसको हम समझिए। नेक्स्ट 9 नंबर में आते हैं। एनईपी से पूछता है, ठीक है, हर साल जो है एनईपी 2020 से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में आकलन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। आकलन के बारे में, आकलन का मतलब होता है कि बच्चे को कक्षा में जो है टेस्ट के माध्यम से अलग अलग माध्यमों से जो है जांच करना ही आकलन कहलाता है।
अब नेक्स्ट इसका ऑप्शन है NEP 2020 मानक परीक्षाओं द्वारा विद्यार्थियों का वस्तुनिष्ठ आकलन प्रस्तावित करता है। ये गलत है, क्योंकि NEP जो है कभी भी जो है स्टैंडर्डाइज टेस्ट को जो है विद्यार्थियों के समक्ष जो है प्रस्तावित नहीं करता है। दूसरा है NEP 2020 विद्यार्थियों के समग्र आकलन प्रस्तावित करता है, समग्र आकलन प्रस्तावित करता है। ठीक है, समग्र मतलब पूरा और जो है लास्ट में पूरे साल के अंत में जो टेस्ट लिया था उसका जो आकलन प्रस्तुत करता है। ये ऑप्शन सही है। ठीक है, या समग्र से हम लोग समझ जाएंगे कि यह जो है NEP समग्र आकलन को प्रस्तुत करता है। तीसरा में इसको और देख लेते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के विधियों जैसे कि पत्राधान एवं भूमिका निर्माण को सम्मिलित किया गया हो। NEP 2020 योगात्मक आकलन के प्रयोग को प्रोत्साहित करती है। ये जो है ऑप्शन इससे जो है कम है, लेकिन ये ऑप्शन जो है योगात्मक आकलन के प्रयोग को प्रोत्साहित करती है। ठीक है, NEP 2020 शिक्षकों को प्रोत्साहित करती है और विद्यार्थियों के प्रगति पत्र बनाए और विभिन्न विधियों की तुलना की हो। ये जो है ऑप्शन गलत है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे समग्र आकलन प्रस्तुत करती है। ठीक है, इसको हम समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 10 नंबर में आते हैं। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 जो है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 लाया गया था, जिसका जो है मुख्य सिद्धांत क्या था? समावेशन। समावेशन मतलब सभी को जो है सभी क्या कहता है दिव्यांग बच्चों को जो है एक सामान्य बालकों के साथ जो है शिक्षा प्रदान करना ही समावेशन कहलाता है। एकीकरण का मतलब एकीकरण जो है नहीं करना है, पृथककरण तो अलग अलग होता है, नवानीकरण ये तीनों गलत है। समावेशन का मतलब होता है सभी को जो है समाज में रहकर जो है दिव्यांग बालकों को सामान्य बालकों के साथ शिक्षा देना ही क्या कहलाता है? समावेशन कहलाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? समावेशन कहलाता है। ठीक है, तो इसको हम समझ गए। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 जो लाया गया था, किसका इसका ऑप्शन होगा? समावेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं 11 में। समावेशी शिक्षा यह प्रतिपादित करती है कि हमें खाली दुरुस्त करने के लिए खाली घर को बदलना चाहिए। समावेशी शिक्षा ये बदलती है कि हमें तंत्र प्रणाली और अधिगमकर्ता, पहले तो अधिगमकर्ता होगा को दुरुस्त करना है, अधिगमकर्ता को क्या करना? दुरुस्त करना और तंत्र प्रणाली को बदलना है। ये ऑप्शन जिसमें सही है, अधिगमकर्ता को बदलना है और दुरुस्त करना है और तंत्र प्रणाली को बदलना है। ये जो ऑप्शन चौथा सही है, ये तीनों का तीनों गलत है। ठीक है, विद्यालय पाठचर्या, प्रतिस्पर्धा, समाज विद्यालय पाठचर्या ये सब तो होगा नहीं। अधिगमकर्ता को दुरुस्त करना है यानी मजबूत बनाना है और तंत्र प्रणाली को क्या करना है? बदलना है, तभी समावेशी शिक्षा ये प्रतिपादित करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं 12 में। 12 ऑप्शन है, 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? अपनी पीढ़ी में पहली बार विद्यालय जाकर पढ़ने वाले विद्यार्थी का समर्थन करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? मतलब अपनी पीढ़ी में पहली बार विद्यालय जा रहे पढ़ने वाले विद्यार्थी, जो विद्यार्थी पहली बार विद्यालय जा रहे हैं, उसके समर्थन में एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थी को अध्यापिका से वैतनिक निजी शिक्षण लेने को करना चाहिए। कभी नहीं, कभी भी जो है अध्यापिका जो है निजी शिक्षण मतलब निजी कोचिंग जो है अपने घर जो है कोचिंग करने के लिए करना चाहिए, ये गलत है। उनके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के सम्मानजनक महत्व देते हुए क्रियाकलाप तैयार करना चाहिए, ये सही है। सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को जो है क्या करना है? सम्मानजनक महत्व देते हुए उसे क्रियाकलाप तैयार करना चाहिए। ठीक है, उन्हें एक विशिष्ट विद्यालय में दाखिला देने के लिए भेजा जाना चाहिए। विशिष्ट विद्यालय मतलब एक खास विद्यालय में उसे देना चाहिए उस विद्यार्थी को, ये गलत है। उसे बारंबार विद्यालय अवधि के दौरान आप पढ़ने के लिए भेज देना चाहिए। बार बार उस विद्यालय अवधि के दौरान जो है बार बार भेजना चाहिए, ये भी क्या है? ऑप्शन गलत है। तो ये ऑप्शन सही है कौन सा है? सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में सम्मानजनक महत्व को देते हुए क्रियाकलाप तैयार करना, ये ऑप्शन जो है क्या है? सही है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 13 में। निम्न में से कौन सा कारक चलन यानी क्रियात्मक दिव्यांगों वाले विद्यार्थियों के समावेशन में बाधक है? कौन सा जो है ये बाधक उत्पन्न करता है दिव्यांग वाले विद्यार्थियों के लिए? व्यापक मूल्यांकन, ये तो सही है, ये बाधा उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है, सहानुभूति पूर्ण अभिवृत्ति, ये बाधक जो है नहीं है। आगम आधारभूत संरचना, ये जो है इस विद्यार्थी के लिए क्या है? बाधक है। लचीला पाठ्यक्रम, ये भी जो है सही है। तो इसका मतलब तीसरा ऑप्शन जो है ये क्या करता है? बाधक उत्पन्न करता है आगम आधारभूत संरचना का। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं 14 में है, क्या है कि प्रगतिशील सिद्धांतों पर आधारित एक विद्यालय में विद्यालय की छुट्टियों पर जनजातीय त्यौहार एक ही समय में पड़ते हैं। अच्छा, प्रगतिशील सिद्धांतों के आधार पर एक सिद्धांत के आधार पर एक विद्यालय में विद्यालय की छुट्टियां जनजातीय त्यौहार पर मतलब विद्यालय की छुट्टी और जनजातीय छुट्टी दोनों जो है एक ही दिशा में पड़ते हैं तथा साप्ताहिक अवकाश में साप्ताहिक बाजार वाले दिन होते हैं। ये क्या दर्शाता है? इसमें जो है विद्यालय की छुट्टी
फिर जनजातीय त्यौहार और साप्ताहिक अवकाश जो होती है, बाजार लगती है, ये तीनों जो है एक साथ ही पढ़ते हैं। तो ये क्या दर्शाता है, तो इसको हम लोग देखते हैं। घर और विद्यालय के सांस्कृतिक असंतता, घर और विद्यालय की सांस्कृतिक असंतता को दर्शाता है, गलत। विद्यालय की शिक्षा के प्रति अवज्ञानता, ये गलत। पिछड़ी विद्यालय प्रथा, ये गलत। विद्यालय व्यवस्था में लचीलापन, विद्यालय व्यवस्था में लचीलापन है, इसलिए जो है तीनों एक साथ दर्शाता है। विद्यालय व्यवस्था में लचीलापन है, इसलिए तीनों जो है क्या करता है, एक साथ दर्शाता है। ये वाला ऑप्शन जो है सही है, क्योंकि विद्यालय की अगर व्यवस्था का लचीलापन नहीं रहेगा तो वो एक साथ कभी भी नहीं टकराएगा। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन सही है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 15 नंबर में। लेग वायत्स्की के अनुसार एक शिक्षिका की प्राथमिक भूमिका क्या है। लेग वायत्स्की की जो है के अनुसार एक शिक्षिका की प्राथमिक भूमिका क्या है। बच्चों के चिंतन को पार प्रदान करना। पार का मतलब होता है, पार के बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ाए हैं कि पार का मतलब होता है सूचना या संदेश देना। बच्चों को चिंतन के बारे में सूचना या संदेश देना। पार का मतलब होता है सूचना या संदेश देना। ठीक है, पार का मतलब होता है सूचना या संदेश देना। ठीक है। दूसरा में विद्यार्थियों को सूचनाएं हस्तांतरित करना और बहु पुनरावृत्ति पर बल देना, ये गलत है। ठीक है। बच्चों के स्मरण कौशलों को बढ़ावा देना, ये गलत है। इनाम और सजा का उपयोग करके बच्चों को अधिगम को प्रोत्साहित करना, ये गलत है। इनाम और सजा को कम करके जो है इसमें जो है बच्चों के चिंतन को जो प्राथमिक यही है, बच्चों के चिंतन को जो है क्या करना, सूचना और संदेश जो है प्रदान करना। ठीक है, ये ठीक है पहला ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं 16 नंबर में। बाल्यावस्था से क्या अभिप्राय है। ठीक है, बाल्यावस्था से क्या है समझते हैं, चाइल्डहुड से क्या समझते हैं। पहला नंबर, ये बच्चे के जन्म से लेकर उसके विद्यालय जाना शुरू करने की अवधि को अभिलक्षित करने वाला चरण है। नहीं, बच्चे के जन्म से नहीं होता है। बाल्यावस्था जो भी होता है वो जो है 6 से लेकर 12 वर्ष तक होता है। तो ये 6 से जो है कब तक होती है, ये जो है 6 से कब तक होती है, 12 वर्ष तक की अवधि होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, ये एक सामाजिक संरचना है, ये सही है। बाल्यावस्था जो है क्या है, सामाजिक, इसमें जो है सामाजिक संरचना का विकास होता है बाल्यावस्था में। ये विकास की वो अवधि है जिसमें सिर्फ मात्रात्मक परिवर्तन होता है, ये भी गलत है। मात्रात्मक परिवर्तन नहीं होता, मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों परिवर्तन होते हैं इसमें। ठीक है। ये एक शारीरिक संरचना है, ये गलत है। एक शारीरिक संरचना के साथ साथ बौद्धिक संरचना में भी, मानसिक विकास में भी ये वृद्धि करता है। तो ये सामाजिक, ये तीनों जो है क्या है, गलत है। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये इसका सही है। ठीक है, हम लोग समझ गए इसको। बाल्यावस्था का मतलब होता है 6 से 12 वर्ष, 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं। इसमें जन्म से कहा था इसलिए ये गलत है। इसमें मात्रात्मक आ गया इसलिए ये गलत था। और इसमें शारीरिक संरचना केवल बोला है, जबकि शारीरिक के साथ साथ क्या क्या आना चाहिए, मानसिक आना चाहिए। ठीक है, इसको हम लोग समझ गए अच्छे से। नेक्स्ट आते हैं 17 नंबर पे कि लेवास्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक क्या है। मुख्य कारक क्या है, लेवास्की ने बहुत सारे कारक दिए थे। परिपक्वता जो है के अनुसार जो है अगर आएगा तो संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा, तो ये परिपक्वता जो है मुख्य कारक नहीं है। ठीक। पुनर्बलन देने से संज्ञानात्मक विकास में वृद्धि होता है। सामाजिक अंतःक्रिया के कारण जो है उसका मुख्य कारक बनता है संज्ञानात्मक द्विविधता, ये जो है ये नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग समझ गए। सामाजिक अंतःक्रिया जो है सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है, सामाजिक अंतःक्रिया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है तीसरा जो है क्या रहेगा, वो सही रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 18 में कि एक अध्यापिका, नेक्स्ट क्या है, एक अध्यापिका को अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता को बढ़ावा करने के लिए क्या करना चाहिए। एक अध्यापक को अधिगमकर्ताओं के मतलब जो सीखने वाले हैं उसको सक्रिय को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, अन्वेषण और पूछताछ को बढ़ावा देना चाहिए। तो सही है कि उसका देखें कि क्या सीख रहा है बच्चा और पूछताछ करना चाहिए, ये ऑप्शन सही है। बारंबारता पुरस्कार सजा देना चाहिए, नहीं, ये से बारंबारता पुरस्कार और सजा देने से बच्चे में जो है प्रलोभन आ जाता है, तो फिर सीखने की दर जो है घट जाती है। ठीक। प्रत्यास्मरण और पुनरावृत्ति पर बल देना चाहिए। प्रत्यास्मरण और पुनरावृत्ति पर बल देने से सक्रिय संलग्नता को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। ठीक है। प्रत्यक्ष निर्देशन का तरीका इस्तेमाल करना चाहिए। प्रत्यक्ष निर्देशन का तरीका इस्तेमाल करने से बच्चे की मानसिक क्षमता पर जोर नहीं पड़ता, इसलिए सक्रिय संलग्नता को बढ़ावा नहीं मिलेगा। इसका ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है। अन्वेषण और पूछताछ को जो है बढ़ावा देना चाहिए, ऑप्शन 1 इसका जो है क्या है, वो सही है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 19 नंबर में। वो अवस्था जिसमें संख्या क्रम को याद करने किन्हीं दो संख्याओं की तुलना करने की संप्रत्यों उनके सांकेतिक रूप से संबंध स्थापित करने में कठिनाइयों क्या कहलाती है। अच्छा, ये है ये अवस्था है जिसमें वो अवस्था जिसमें संख्या क्रम को याद करके किन्हीं दो संख्याओं को तुलना करें, जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 6। तो इसमें तुलना करने में
संख्या संप्रतियों और उनके सांकेतिक रूप से संबंध स्थापित करने में कठिनाई में वो क्या कहलाती है? वाचन वैकल्प, ये तो नहीं है, ठीक है। गति सामान्य वैकल्प, ये गलत। उत्साह वैकल्प गलत। ये गुणज वैकल्प, गुणज वैकल्प में 2 को हम लोग 2 से गुना करेंगे तो 4 आएगा, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 आएगा, फिर 4 को 6 से गुना करेंगे, 2 को फिर 4 में फिर जो है 2 जोड़ेंगे तो फिर जो है ये भी 6 आएगा। या फिर जो है वो वाला भी देख सकते हैं 3, 6, 9 है ना, ये वाला भी जो है 3 को 2 से गुना करेंगे, फिर जो है 6 को फिर मान लें 12 दिया करते हैं, 6 को फिर 2 से गुना करें तो 12 आ जाएगा। तो ये गुणज वैकल्प जो है सबसे अच्छा है, जो किसी संख्या को जो है क्या कहता है? तुलना किया था। जैसे और समझते हैं 6, 12 और 18 को समझते हैं तो 6 को 2 से गुना करते हैं तो 12 आएगा, फिर 6 को 3 से गुना करते हैं तो 18 होता है। या फिर गुणज वैकल्प जो होते हैं किसी 2 संख्याओं की तुलना करता है, ठीक है। यह तुलना वाला क्वेश्चन था, इसलिए जो है तुलना करने के संख्या संप्रतियों को सांकेतिक रूप से, इसलिए जो है गुणज वैकल्प जो है इसमें क्या होगा? सही रहेगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 20 नंबर में आते हैं। निम्न में से कौन सा लक्षण प्रतिभाशाली विद्यार्थी में नहीं होता है? प्रतिभाशाली में विद्यार्थी में नहीं होता है। जानकारी को धीमा अवशेषण, ये तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी में नहीं होता है, ये तो ऑप्शन सही है। क्वेश्चन घुमा दिया है, नहीं वाला चुनना है हम लोग को, ठीक है। विषय वस्तु की तीव्र समझ, ये तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी में होता है, लेकिन ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। परिशुद्धता की इच्छा, परिशुद्धि की इच्छा, जब भी प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं वो जो है परिशुद्धता की इच्छा रखते हैं, हर एक वर्ड को जो है बहुत अच्छे शुद्ध तरीके से लिखते हैं। तीक्ष्ण उत्सुकता, उनमें जो है जानने की जो है समझने की क्षमता जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए प्रतिभाशाली विद्यार्थी में नहीं होता है। यहाँ पे नहीं बोला है तो इसलिए जानकारी को धीमा अवशेषण जो होता है वो उस विद्यार्थी में नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 21 नंबर में। वास्तविक जीवन की समस्याओं पर चर्चा के सुसाध्य करने और विद्यार्थियों को विविध परिप्रेक्ष्यों पर चिंतनशील होने के लिए प्रोत्साहित करने से विद्यार्थी में खालीगर का विकास करने में मदद मिलेगी। मतलब ये है कि वास्तविक जीवन की समस्याओं पर चर्चा करने को सुसाध्य करने, विद्यार्थियों के विविध परिप्रेक्ष्यों को चिंतनशील होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विद्यार्थी में खालीगर का विकास करने में मदद मिलेगी। तो पहला आत्मकेंद्रितता, पहला क्या है? आत्मकेंद्रितता गलत, अधीनता गलत हो जाएगा, समालोचन चिंतन जो है ये सही रहेगा, और भ्रांतियाँ जो है वो क्या रहेगा? गलत रहेगा। तो यहाँ पे जो है हम लोग देखें समालोचन चिंतन जो है ऑप्शन जो तीसरा सही है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 22 नंबर। इसी टाइप से बहुत ही जो है कभी जो है इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी जो है मिला जुला के मीडियम होते हैं, कभी जो है हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग को चिंता की कोई बात नहीं, यहाँ पे जो है एक एक जो है चीज़ को समझाते हुए आगे बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। जिन प्याजे के अनुसार, जिन प्याजे से फिर से क्वेश्चन पूछते, जिन प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से किस चरण में बालक अमूर्त प्रस्तावों के बारे में सोचने लगता है। अमूर्त का मतलब होता है जिसको किसी देख के जो है नहीं, बिना देखे जो है उसको सोचना है। जैसे हम किसी चीज़ को देखे नहीं है उसके बारे में सोच रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, वही है अमूर्त प्रस्ताव, ठीक है, जिसको हम लोग देख के नहीं सीखते हैं। तो देख के जो नहीं सीखते हैं तो पूर्ण संख्यात्मक अवस्था, ये तो नहीं है। पूर्ण संख्यात्मक अवस्था का मतलब होता है किसी चीज़ को जो है पहले से प्राप्त ज्ञान को जो है को ही पूर्ण संख्यात्मक कहते हैं, ये नहीं है। मूर्त संख्यात्मक इसमें देख के होता है। अमूर्त संख्यात्मक ये इसमें जो है विद्यार्थी को जो है नहीं देख के जो है सिखाया जाता है, ठीक है। ज्ञानेंद्रिय अवस्था ऐसा वैदिकामक अवस्था में इसमें तो छू के समझा जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है तीसरा सही होगा। तीसरा नंबर ऑप्शन जो है जीन पियाजे का संज्ञान विकास का सिद्धांत है, जिसमें जो है अमूर्त का मतलब होता है बिना छू के जो है, बिना जो है किसी को दिखाए जो है कोई वस्तु के बारे में चिंतन करना ही क्या कहलाता है, उसमें जो है जिन प्याजे के इस चरण में आएगा, ठीक है। औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 23 नंबर में। फिर आगे जिन प्याजे के नहीं वही क्वेश्चन है, फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर में हम लोग आते हैं। विद्यालय में बच्चों की सफलता में कौन सा कारक बाधा उत्पन्न करती है? अच्छा, विद्यालय में बच्चों की सफलता में कौन सा कारक बाधा उत्पन्न करती है? तो कठोर पाठचर्या ये जो है बाधा उत्पन्न करती है, ठीक है। संरचनात्मक शिक्षा शास्त्र है, जो शिक्षा शास्त्र बनाया गया उसमें बाधा, वो उसके के अनुसार जो है संरचना करना बालकों का ये बाधा उत्पन्न नहीं करते। लचीली समय सारणी यह बाधा उत्पन्न नहीं करती है। रचनात्मक आकलन ये बाधा उत्पन्न नहीं करती है। रचनात्मक आकलन में बच्चे को कक्षा में सिखाया जाता है और उसका निर्माण किया जाता है। ये तीनों ऑप्शन जो है क्या है? गलत है। कठोर पाठचर्या जो है बालकों में क्या करती है? बाधा उत्पन्न करती है कक्षा में, ठीक है। इसको हम समझ गए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 24 नंबर में। विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान और समझ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा डालती है। गलत। ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कभी बाधा नहीं डालेगा। पूर्व ज्ञान पहले जो सीखे थे वो ज्ञान और समझ, शिक्षण मतलब सीखने में जो है ये बाधा उत्पन्न करेगा। गलत।
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में को अप्रशंसित करती है, गलत। ये कभी भी जो है पूर्व ज्ञान जो होती है, पहले का जो हम लोग ज्ञान सीखते हैं और समझते हैं, वो इसमें जो है अप्रशंसित नहीं करता है, ठीक है, गलत। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सहज बनाता है, ये सही है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बहुत अच्छा बनाता है, ये जो ऑप्शन सही है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सूक्ष्म भूमिका निभाती है, थोड़ा बहुत भूमिका निभाती है, ये गलत ऑप्शन है। इसमें हम लोग देखिए ऑप्शन तीसरा जो है वो सही है, क्योंकि पूर्व में जो हम लोग सीखते हैं उसका जो है अधिगम प्रक्रिया और सहज को उसको क्या बनाती है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सहज और सुलभ बनाती है, ठीक है। ये ऑप्शन तीसरा जो है सही है इसका। नेक्स्ट हम आते हैं 25 में, जेंडर स्कीमा सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। जेंडर स्कीमा सिद्धांत जो है निम्न में से किसकी व्याख्या करता है, जेंडर स्कीमा सिद्धांत, ठीक है। विकास के मनोलैंगिक चरण, ये गलत है। बच्चे जेंडर भूमिकाएं कैसे सीखते हैं, इसमें हम लोग सिखाते हैं जेंडर भूमिकाएं जो कैसे सीखते हैं, ठीक है। बच्चे को विपरीत जेंडर अभिभावक के प्रति आकर्षण, ये गलत। बड़े समाज में विषमता परितंत्रता, ये गलत। इसमें जो बच्चे जेंडर भूमिका कैसे सीखते हैं, ये जेंडर स्कीमा में सिखाया जाता है। स्कीमा का मतलब किसी चीज़ को जो है सिखाया जाता है, उसी को बोलते हैं जेंडर स्कीमा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 26 में, निम्न में से कौन सा शिक्षा शास्त्रीय योजना संरचनात्मक चिंतन में वृद्धि करती है। संरचनात्मक चिंतन में वृद्धि करती है। पाठ्य पुस्तकों के अनुच्छेदियों को कई बार लिखना, गलत। मानस मंथन करना, मन में जो मंथन करना, वही जो है संरचनात्मक चिंतन वृद्धि करती है। प्रत्यक्ष निर्देश देना, ये गलत है। ब्लैक बोर्ड में शिक्षक द्वारा लिखे गए उत्तरों को नकल करना, ये गलत है। सबसे अच्छा जो है मानस मंथन करना, अपने मन में जो मस्तिष्क में मंथन करना ही संरचनात्मक चिंतन में वृद्धि करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं 27 नंबर में। 27 है कि अनीता केक बनाने की प्रक्रिया को समझने के लिए एक यूट्यूब को देखती है। अच्छा, अनीता जो है केक बनाना चाहती है, केक बनाने के लिए जो है वो केक बनाना चाहती है, और किसको देखती है, वो यूट्यूब से जो है, यूट्यूब के माध्यम से जो है वो जो है क्या करती है, वो जो है केक बनाना सीखती है, ठीक है। फिर बिल्कुल उसी तरह चरण कर वो केक बनाती है, फिर जो है वो क्या करती है, केक बना लेती है, वैसी जो है वो केक बनाना सीख जाती है। तो ये सीखने की कौन सी क्रिया है, अच्छा ये कौन सी क्रिया है, शास्त्रीय अनुकूलन। शास्त्रीय अनुकूलन तो नहीं हो सकता है, क्योंकि शास्त्रीय अनुकूलन में जो है किसी वस्तुओं की मदद से जो है सिखाया जाता है। अंतर्दृष्टि, वो जो है अनीता जो है, अनीता अपने अंतर्दृष्टि से जो है सीखती है, गलत। यहाँ पे तो यूट्यूब के माध्यम से सीखती है। क्रिया प्रस्तुत करना करके सीखती है, ये गलत। अवलोकन अधिगम, ये जो है अवलोकन करके, मतलब यूट्यूब को देख के जो है वो सीखती है, अवलोकन करके जो है सीखती है। तो ये अधिगम जो है ये अवलोकन अधिगम जो है सबसे ज़्यादा प्रभावी है, तो इसके माध्यम से वो जो है सीखती है। अनुकूलन तो होगा नहीं, ये भी अनुकूलन नहीं होगा। अधिगम, ये अधिगम और ये अधिगम। अंतर्दृष्टि तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो अनीता जो है अपने खुद से जो है स्मरण करके सीखती है, ये गलत है। वो यूट्यूब के माध्यम से सीखती है, अवलोकन करके सीखती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 28 में। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार भावात्मक अवस्था, संवेगों और अभिप्रेरणाओं के बारे में जागरूकता रहने की योग्यता क्या कहलाता है। जहाँ पे भी अभावात्मक संवेगों और अभिप्रेरणा की दृष्टि आए, वहाँ पे जो है अंतर व्यक्तिगत बुद्धि का जो है योग्यता कहा जाता है। भाषी बुद्धि तो होगा नहीं, वहाँ पे भाषा का तो विकास हो नहीं रहा है, इसलिए भाषा बुद्धि होगा नहीं। अंतर व्यक्तिगत बुद्धि, अंतरा व्यक्तिगत बुद्धि, ये गलत है। तार्किक गणितीय बुद्धि, ये तो यहाँ पे गणित से संबंधित चर्चा किया जाता है, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन दूसरा जो अंतर व्यक्तिगत बुद्धि जो है सही है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 29 में। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक किशोर विचार करता है, यदि हिंज अपनी पत्नी को बचाने के लिए सब कुछ नहीं करता तो किसी मूल्य को जीवन से अधिक मूल्य देता। अच्छा, एक हिंज जो था उसमें जो है ये बात कही गई थी, ये प्रतिक्रिया नैतिक विकास के किस स्तर को दर्शाती है। एक बहुत सारे स्तर थे, उसमें कुछ स्तर को दिखाती है। तो यहाँ पे हम लोग जो है देखते हैं कि नैतिक वाला जब क्वेश्चन आएगा तो सार्वभौम नैतिक सिद्धांत की अभिमुखता को दर्शाता है, ये वाला, ठीक है। सामाजिक अभिमुखता की नहीं, समाज में क्या करेगा इसके बारे में तो नहीं। अच्छी लड़की अच्छा लड़का अभिमुखता तो नहीं, क्योंकि इसमें जो है दोनों एक दूसरे को समान रूप से देखता है। सामाजिक व्यवस्था अनुरक्षण, ये गलत। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता को दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 30 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। जब कक्षा का वातावरण सकारात्मक होता है तो अधिगमकर्ताओं को ज्ञान प्राप्त होता है कि जब कक्षा का वातावरण सकारात्मक रहेगा, पॉजिटिव जब कक्षा रहती है, तो हम अपनी दिखावट, व्यक्तित्व और सफलता से परे होकर एक व्यक्ति के तौर पर समृद्ध हैं। ये तो ऑप्शन सही लग रहा है। नेक्स्ट आते हैं, उन्हें केवल तभी समृद्ध समझा जाएगा जब वो कक्षा मानकों को साबित करेगा। ये गलत है, ठीक है। सकारात्मक जो है वातावरण ये नहीं है। उन्हें सिर्फ तभी समाधि समझा जाएगा जब वह अपनी जगह पर बैठे और सिर्फ तभी बोले जब बोला जाए। ये गलत है। सिर्फ तभी समृद्ध समझा जाएगा जब वो परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करे।
ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन सही है वो अपनी दिखावट, व्यक्तित्व या सफलता से परे होकर ये व्यक्ति के समृद्धि जो है वो क्या करेगा, एकाधिक गुणकर्ताओं को ज्ञात कर सकता है। तो ये ऑप्शन सही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखें 30 ऑब्जेक्टिव जो है हम लोग CDP का क्वेश्चन देखे जो 6 जनवरी 2022 को पेपर 2 का ये CDP था, ठीक है। एक एक करके हम लोग देखे, जीन पैजे से क्वेश्चन पूछा गया था, लेबास से पूछा गया था और भाषाई बुद्धि से जो क्वेश्चन पूछा गया था। इसी तरह मैंने चैनल पर बनाया है और जो है लगातार मैं जो और भी जो है क्वेश्चन देते रहेंगे, ठीक है। और कुछ जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट भी जो है आगे वीडियो में दिया जाएगा। तो आप लोग जो है ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर सभी दोस्तों तक